नवाब सिराजुद्दौला से एक गलती हो गई जिसे इतिहास में ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये ब्लैक होल इंसिडेंट क्या था और फाइनली 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया और उसका ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल खत्म हुआ। पेशवा बाजीराव टू बहुत ही यंग थे, तो वेलेस्ली ने इसका फायदा उठाकर 1802 में पेशवा के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसे ट्रीटी ऑफ बेसिन कहा गया। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने पेशवा के साथ मिलकर के ओनली इंडियन मेजर पावर जो अभी तक इंडिपेंडेंट था वो था महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में पंजाब। 1848 में डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनकर आए और अपनी एक यूनिक पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स या हड़प नीति के थ्रू 17वीं सेंचुरी में इंग्लिश एक बिजनेसमैन की तरह बिजनेस और ट्रेड करने इंडिया आए थे। उस समय इंडिया एक रिसोर्स रिच और प्रॉस्परस कंट्री था जो कि अपनी प्रोडक्ट क्वालिटीज के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। उस समय भारत अमीर देशों में से एक था। भारत के पास बहुत पैसा हुआ करता था। विश्व के बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए इंडिया आए। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो इंडिया में मुगल एम्पायर का राज था। उसके साथ ही इंडिया में छोटे छोटे रीजनल एम्पायर्स भी थे। 17वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो वो सिंपल इकोनॉमिक रीजंस की वजह से बिजनेस और ट्रेड करने के लिए यहाँ आए थे। उनसे पहले और उनके बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच भी यहाँ पर आए थे। तो ब्रिटिशर्स ने इतने विशाल साम्राज्य को हटाकर इंडिया पर कब्जा कैसे किया? क्या दूसरी यूरोपियन ताकतों ने उन्हें रोका नहीं? तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर कैसे कब्जा किया। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने धीरे धीरे इंडिया में कई जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज खोली, इंडिया में बिजनेस करना शुरू किया और यहाँ इकोनॉमिकली सेटल हो गए। इंडिया में ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल रूल एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसको एस्टैब्लिश करने में उन्हें लगभग 150 साल लग गए। इन ब्रिटिशर्स ने एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ भारत के बड़े बड़े राज्यों को हराया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी यूरोपियन कंपनीज जैसे कि पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच जो कि इंडिया में अपनी पावर बढ़ा रहे थे उनको एक लिमिटेड टेरिटरी तक सीमित किया। 18वीं सेंचुरी में इंडिया 4 बड़े राज्यों में बटा हुआ था जिनमें की बड़े बड़े एम्पायर्स और डायनेस्टी रूल कर रहे थे। ये 4 बड़े राज्य थे। फर्स्ट है बंगाल जो कि ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड था और जिस पर मुगल एम्पायर का इनडायरेक्ट रूल था, मींस मुगल के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर्स रूल करते थे। सेकंड है मैसूर जो कि साउथ इंडिया में लोकेटेड था और जिस पर वाडेटर डायनेस्टी का रूल था। और थर्ड है मराठा जो कि वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के एक बड़े पार्ट में फैला हुआ था और जिस पर मराठा एम्पायर का राज था। और फोर्थ था पंजाब जो कि नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड था और जिस पर सिखों का राज था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना पॉलिटिकल रूल स्टैब्लिश करने के लिए धीरे धीरे करके एक एक राज्य को अपने अधीन करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला नंबर था बंगाल का। 18वीं सेंचुरी में बंगाल इंडिया का एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। अगर हम आज के समय में देखें तो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार ये सब उस समय बंगाल राज्य के पार्ट थे। तो ब्रिटिशर्स ने इतने बड़े राज्य को अपने अधीन कैसे किया? इसका बहुत बड़ा कारण था षड्यंत्र और धोखा जो कि अपने ही लोगों के द्वारा ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर किया गया था। इस कहानी की शुरुआत हुई मुर्शिद कुली खान से जो कि मुगलों का ईस्ट इंडिया प्रोविंस का गवर्नर था और जिसने बंगाल राज्य की स्थापना की थी। 1756 में सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। ब्रिटिशर्स जो धीरे धीरे बंगाल राज्य में अपना ट्रेड बढ़ा रहे थे और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, उनका नवाब सिराजुद्दौला के साथ धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था। इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण नवाब सिराजुद्दौला से एक गलती हो गई जिसे इतिहास में ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये ब्लैक होल इंसिडेंट क्या था? जब नवाब सिराजुद्दौला का ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था तो नवाब ने एक फरमान जारी किया जिसके तहत ब्रिटिशर्स को बंगाल राज्य छोड़ना था। जो ब्रिटिशर्स बंगाल राज्य छोड़कर नहीं गए उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया जिसमें कि ना कोई खिड़की थी ना ही रोशनदान, जिस वजह से उस कमरे में बंद कई 100 ब्रिटिशर्स सफोकेशन से मर गए और इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल इंसिडेंट कहा जाता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर जो कि नवाब का मीर बख्शी या मिलिट्री हेड था के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की और
जून 1757 में डिक्लेयर बैटल ऑफ प्लासी, जो कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच था, में मीर जाफर ने नवाब का कत्ल कर दिया। वैसे तो कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी एक वॉर था, पर कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा युद्ध था जो कभी लड़ा ही नहीं गया। बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ बैटल विच नेवर फॉट। इस युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, पर अब वो तो सिर्फ एक पपेट था। रियल पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के पास थी। मीन्स इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया में ब्रिटिश पावर की स्टैब्लिशमेंट की शुरुआत हुई। उसके बाद मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद था, वो बंगाल का नवाब बना। वो ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं रहना चाहता था और बंगाल को ब्रिटिश पावर से इंडिपेंडेंट करना चाहता था। इसलिए उसने अवध जाकर के अवध के राजा शुजाउद्दौला से हेल्प मांगी, जिसके बाद 1764 में एक और युद्ध लड़ा गया जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहा गया। इस युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, जो कि उस टाइम मुगल एम्परर थे, ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, पर वो हार गए और अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध के बाद 1765 में शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड और अंग्रेजों के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई, जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा गया। और इस ट्रीटी के बाद सही मायनों में अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी और दो वॉर्स, बैटल ऑफ प्लासी 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद फाइनली अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। अब दूसरा नंबर था मैसूर का। उस टाइम पर मैसूर में वाडेडर डायनेस्टी का रूल था, जिसके अंडर में हैदर अली एक आर्मी ऑफिसर था। यही हैदर अली बाद में पावर कैप्चर करके मैसूर का सुल्तान बना। हैदर अली के मराठास और हैदराबाद के निजाम के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं थे। इसी बात का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और मराठा और निजाम के साथ मिल करके मैसूर पर अटैक कर दिया, जो कि हिस्ट्री में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1766 से 1769 के बीच में लड़ा गया। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, आर्मीज ऑफ थ्री बिग पावर्स, मराठास, निजाम एंड इंग्लिश वर्सेस मैसूर, हैदर अली। इस वॉर में हैदर अली जीत गया। इस वॉर के बाद लगभग 10 साल बाद ब्रिटिशर्स ने केरला में माहे पोर्ट को कैप्चर कर लिया, जो कि एक फ्रेंच पोर्ट था। अब क्योंकि ये माहे पोर्ट मैसूर का इकलौता पोर्ट था जिसके थ्रू मैसूर का यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड होता था, इसलिए हैदर अली ने इस पोर्ट को बचाने के लिए 1780 में ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दिया और यही वॉर हिस्ट्री में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर में हैदर अली को फ्रेंच का सपोर्ट मिला। अब 1782 में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में फ्रेंच ने मैसूर से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और हैदर अली मारा गया। फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को कंटिन्यू किया और फाइनली जीत गया। ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784 तक चला और फाइनली ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पर एंड हुआ। इसके बाद 1789 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुआ। टीपू सुल्तान ने कुर्ग और त्रावणकोर के राज्यों पर, जो कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, अटैक किया। ब्रिटिशर्स के लिए टीपू सुल्तान साउथ में पावर कैप्चर करने में एक बहुत बड़ा हटल था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया। इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान हार गया और उसे अपने राज्य का बहुत बड़ा भाग ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम के थ्रू ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। उसके बाद 1799 में ब्रिटिशर्स ने फिर से मैसूर पर अटैक किया। अब तक मैसूर बहुत कमजोर हो चुका था और फाइनली 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया और उसका ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल खत्म हुआ। टीपू सुल्तान के बाद ब्रिटिशर्स ने मैसूर में अपना पपेट किंग बैठाया और इस तरीके से 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स के बाद ब्रिटिशर्स ने मैसूर पर कब्जा किया। अब तीसरा नंबर था मराठास का। उस समय भारत में मराठा साम्राज्य मुगल के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। शाहूजी भोसले, जो कि शिवाजी के पिता थे, ने 1674 में भोसले डायनेस्टी को स्टैब्लिश करके मराठा एम्पायर की नींव रखी। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ राव ने पेशवाशिप को स्टैब्लिश किया और बाजीराव वन अगले पेशवा बने, जिन्होंने की मराठा डायनेस्टी को एक विशाल साम्राज्य में कन्वर्ट किया। ये वही बाजीराव थे जिन्हें बाजीराव मस्तानी मूवी में दिखाए गए। उस समय मराठा एम्पायर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट, ग्वालियर ऑफ सिंधिया। सेकंड, इंदौर ऑफ होलकर्स। थर्ड, बड़ौदा ऑफ गायकवाड़। फोर्थ, नागपुर ऑफ भोसले। फिफ्थ, पुणे ऑफ पेशवा। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन उठता है कि इतने विशाल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? तो मराठा साम्राज्य का पतन हुआ आपसी कलह, धोखे और षड्यंत्रों की वजह से।
ये आपसी कलह, षड्यंत्र और धोखे की कहानी शुरू हुई बाजीराव वन के बाद से। बाजीराव वन के दो पुत्र थे, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव, जिनमें से बालाजी बाजीराव को पेशवा बनाया गया। बालाजी बाजीराव की डेथ के बाद उनके बेटे माधव राव को पेशवा बनाया गया। ये रघुनाथ राव से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने माधव राव को मार दिया, जिसके बाद माधव राव का पुत्र माधव राव सेकंड, जो कि एक माइनर मतलब बच्चा था, उसको पेशवा घोषित किया गया। जिसके बाद रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर 1775 में सूरत में एक ट्रीटी साइन की, जिसे ट्रीटी ऑफ सूरत कहा गया। इस ट्रीटी के बाद 1775 में ब्रिटिशर्स ने पुणे पर अटैक किया और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुआ। इस युद्ध में मैक्सिमम मराठा चीफ यूनाइट होकर माधवराव टू की तरफ से लड़े। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ, जो कि ब्रिटिशर्स और पेशवास के बीच में साइन हुई थी, ये युद्ध खत्म हो गया। इसके बाद लगभग 25 सालों तक ब्रिटिशर्स के साथ मराठा का कोई युद्ध नहीं हुआ। 1799 में जब वेलेस्ली ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर आए, तो उन्होंने इतने बड़े मराठा एम्पायर को देख करके मराठास की पावर को तोड़ने की कॉन्स्पिरेसी की। उस टाइम पर मराठास के बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत था। जब तक महादाजी सिंधिया और नाना फडणवीस जिंदा थे, उन्होंने मराठा एम्पायर को संभाले रखा, पर उनकी डेथ के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया। 1801-02 के बीच होलकर, सिंधिया और भोसले ने मिल करके पेशवा के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया। उस समय पेशवा बाजीराव टू बहुत ही यंग थे, तो वेलेस्ली ने इसका फायदा उठाकर 1802 में पेशवा के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसे ट्रीटी ऑफ बेसिन कहा गया। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने पेशवा के साथ मिल करके सिंधिया, होलकर और भोसले के साथ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा और इस वॉर में होलकर, सिंधिया और भोसले को हरा दिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने मराठा एम्पायर को तोड़कर अलग अलग मराठा चीफ के साथ अलग अलग ट्रीटी साइन की और पेशवा की कैपिटल पुणे पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिशर्स का मराठा आर्मी पर कब्जा करने के बाद वो सोल्जर्स जो ब्रिटिशर्स के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स से अलग हो गए और एक नए सोल्जर्स बनकर इमर्ज हुए, जिन्हें पिंडारिस कहा गया। ये पिंडारिस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। ब्रिटिशर्स ने मराठा आर्मीज को इन पिंडारिस के अगेंस्ट में यूज करने की कोशिश की, बट बहुत सारे मराठा लीडर्स ने इन पिंडारियों का साथ दिया और इस वजह से 1817 में ब्रिटिशर्स और पिंडारिस के बीच का वॉर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कन्वर्ट हो गया। इस वॉर में पिंडारियों की हार हुई और मराठास के लिए ये वॉर एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। इस हार के बाद 1818 में पुणे पैक्ट साइन किया गया और मराठा एम्पायर को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। पेशवास को रिमूव कर दिया गया और इस तरीके से 3 एंग्लो मराठा वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने इतने विशाल मराठा साम्राज्य को तोड़ करके उनकी टेरिटरीज पे अपना कब्जा कर लिया। अब तक ब्रिटिशर्स बंगाल, ईस्टर्न इंडिया, मैसूर, सदर्न इंडिया और मराठा वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पर अपना कब्जा कर चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने नेपाल, बर्मा और सिंध पर भी अपना कब्जा कर लिया। अब बारी थी पंजाब की। ओनली इंडियन मेजर पावर जो अभी तक इंडिपेंडेंट था, वो था महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में पंजाब। 1792 में पंजाब में रणजीत सिंह पावर में आए और 1838 तक पंजाब के महाराजा बनकर रहे। 1838 में उनकी डेथ के बाद पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। पंजाब की आर्मी में जो सिख थे, जिन्हें खालसा बोला जाता था, रणजीत सिंह जी की डेथ के बाद वो पावरफुल हो गए और 1845 में इन खालसा ने ब्रिटिशर्स पर अटैक किया और इस तरीके से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट हुआ। इस युद्ध में खालसा की हार हुई और पंजाब ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में दिलीप सिंह, जो कि रणजीत सिंह के बेटे थे, उनको हैंडओवर किया गया। इसके बाद पंजाब में ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारे रिवोल्ट हुए, जिसकी वजह से 1848 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। इस वॉर में पंजाब आर्मी की हार हुई और ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया और इस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनाया गया एक पावरफुल साम्राज्य खत्म हो गया। उसके बाद 1848 में डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनकर आए और अपनी एक यूनिक पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स या हड़प नीति के थ्रू 1848 से 1856 तक भारत के छोटे छोटे राज्यों को ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में मिला लिया। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स या हड़प नीति क्या थी? इस पॉलिसी के अंडर में अगर किसी भी राज्य का राजा मर जाए और गद्दी पर बैठने के लिए उसका अपना कोई भी पुत्र ना हो, तो उस राज्य को ब्रिटिश एम्पायर के अधीन होना पड़ता था। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गोद लिए गए पुत्र राज्य के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे और फाइनली वो राज्य ब्रिटिश एम्पायर के अधीन हो जाता था। तो इस तरीके से 1856 तक लगभग पूरा भारत ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया।
इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू डलहौजी ने बहुत सारे छोटे राज्य जैसे कि अवध, सितारा, झांसी एक्सेट्रा को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। इसके बाद 1857 का रिवॉल्ट हुआ, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया। तो आपने देखा कि कैसे इन ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे हमारे देश के राज्यों के बीच फैले आपसी कलह को सीढ़ी बनाकर पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। तो इन ब्रिटिशर्स के इंडिया पर कब्जे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।